Hello everyone, welcome to my channel Law Island. This is Safia. So today I am going to begin the constitutional law of India. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द academics purpose for law students in their semester. So today I am going to begin the constitutional law of India. In this series I will cover all the important topics that are frequently asked in the examination. So let's begin the class. Let's begin with the term constitution. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने जा रहे हैं और टर्म कॉन्स्टिट्यूशन को ही अवॉइड कर दें. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ अ कंट्री और अ स्टेट इज रन. सो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल मेंशन किए गए हैं. अब ये प्रिंसिपल्स और रूल्स किसके लिए मेंशन किए गए हैं? ये प्रिंसिपल और रूल्स मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट के लिए कि कैसे कंट्री में एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी और वो गवर्नमेंट उस कंट्री को किस तरह से रन करेगी. सो अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रिकेट टीम का. क्रिकेट टीम है, क्रिकेट में 2 टीम्स होती हैं और हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. तो ये क्या है, क्रिकेट टीम के रूल्स हैं. तो हर एक चीज़ के, हर एक क्रिकेट टीम हो चाहे कंट्री हो, उसको गवर्न करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत होती है. जैसे कि अगर रूल्स नहीं होंगे तो क्रिकेट टीम में क्या हो जाएगा, प्लेयर्स के बीच में हसल क्रिएट हो जाएगी. एक टीम में 11 प्लेयर्स तो एक में 13 प्लेयर्स, तो वहाँ पर रूल्स ही नहीं है. सिमिलरली इन द केस ऑफ कंट्री में भी कंट्री को भी गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की और रूल्स की ज़रूरत होती है जो मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हमने यहाँ तक समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ना ही सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है बल्कि ये डिटरमाइन भी करता है गवर्नमेंट की पावर को. ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं बताता है, ये गवर्नमेंट की पावर्स भी डिटरमाइन करता है और ये जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उन राइट्स को भी डिटरमाइन करता है. अब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा डॉक्यूमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में ग्रैंड नॉर्म कहा गया है. और कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में ग्रैंड नॉर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडिया में जितने भी लॉज हैं वो सब किससे गवर्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं. सीपीसी, आईपीसी जो अब बीएनएस है, कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस जो बीएसए अब हो चुका है, ये सब ही जो लॉज हैं वो सब किससे गवर्न होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं. अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक लॉ इनेक्ट हुआ, अभी कोई एक्ट बनता है और अगर वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड हो जाएगा. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा गया है. अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ का, तो हम देखते हैं हमारी फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है. जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड चिल्ड्रन हैं. तो जॉइंट फैमिली में हेड कौन हुआ, जॉइंट फैमिली में हेड हुए ग्रैंड फादर. अब ग्रैंड फादर जो हैं वही फैमिली के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करेंगे, फैमिली के डिसीजंस लेंगे. तो ग्रैंड फादर का सन है, कोई बेटा है, वो अपने फादर से अलग जाकर कोई डिसीजन लेता है जो फादर के डिसीजन के इनकंसिस्टेंट है, तो फादर उसको क्या कह देंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा. सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एक हेड का काम करता है. अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है कंट्री में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो उस लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा गया है. सो हमने यहाँ तक समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है. कैसा डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रैंड नॉर्म कहा जाता है. सो नेक्स्ट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. सो अभी मैंने एक टर्म यूज़ करी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. तो अब हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक डायनेमिक एबिलिटी होती है. डायनेमिक एबिलिटी का मतलब ये होता है, ये टाइम के साथ जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, वैसे वैसे ही
उन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्स करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले टैक्सेशन सिस्टम में, टैक्सेशन लॉ में जीएसटी, जो अब न्यू लॉ है, जीएसटी इंक्लूड नहीं था, तो उस टाइम पर जीएसटी के बारे में कोई अवेयर नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी के बारे में कोई अवेयर नहीं था, गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी। अब जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, तो हमें पता है कि सोसाइटी भी चेंज होती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी चेंज होती है, उसके सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, सोसाइटी की नीड चेंज होती हैं। जैसे ही नीड्स चेंज होती हैं, उसी हिसाब से लॉज को डेवलप किया जाता है। तो उन लॉज को डेवलप किया जाता है, तो उनको डेवलप करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, what is the constitution and why the constitution is called the grand norm and why it is described as a living document. Thanks for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।